Hello everyone and welcome again in Economics Online Class YouTube चैनल। आज की क्लास में हम कक्षा 12 हरियाणा बोर्ड के फाइनल पेपर सेट बी के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू टाइप का है जिसके 16 पार्ट हैं, तो उसका पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट है मैक्रो एलिमेंट्स। व्यापार चक्र ये मैक्रो है, उपभोक्ता संतुलन ये माइक्रो है, फर्म का संतुलन ये भी माइक्रो में आता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। Which of the following is not a macro elements? तो correct answer is option D, both B and C। कुल आगम डिवाइडेड बाय बेची गई मात्रा। तो टी आर को यदि हम क्वांटिटी से भाग कर दे तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है ए आर, यानी कि एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से भाग देने पर हमें प्रति इकाई आगम या औसत आगम है वो प्राप्त हो जाता है। तो सेकेंड पार्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। थर्ड पार्ट, शुद्ध निवेश बराबर है। तो इसका सही जवाब है जब हम सकल निवेश में से मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को घटा दें तो वो हमारा आ जाएगा शुद्ध निवेश। नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ऑप्शन बी, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। दैट इज आवर करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट पार्ट, औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सेविंग बटे वाई। एस फॉर सेविंग, वाई फॉर इनकम, यानी कि बचत को आय से भाग देने पर हमें औसत बचत प्रवृत्ति है वो प्राप्त होगी। डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, इससे हमें जो प्राप्त होती है वो होती है हमारी एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। पांचवा पार्ट है वित्तीय वर्ष शुरू होता है। आसान सवाल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल, ऑप्शन सी। सिक्स पार्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता एकाधिकारी प्रतियोगिता से संबंधित है। एक विक्रेता, ये तो एकाधिकार में होता है। समरूप वस्तुएं, ये परफेक्ट कंपटीशन होता है। फर्मों के प्रवेश व निकासी पर प्रतिबंध, ये अगेन मोनोपोली में होता है। तो विभेद वस्तु विभेद एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषता है। वस्तु विभेद से हमारा अभिप्राय प्रत्येक उत्पादक की वस्तु अन्य उत्पादक से रंग, क्वालिटी, वजन, पैकिंग, डिजाइन, खुशबू इत्यादि किसी न किसी रूप में भिन्न होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्रू फॉल्स। अर्थशास्त्र केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली मेटीरियल थिंग्स, ये हमारा स्टेटमेंट है फॉल्स है। इसकी व्याख्या हम ऐसे कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र में केवल भौतिक वस्तु नहीं बल्कि सेवाओं का भी अध्ययन होता है। और यदि हम विस्तृत रूप से बोले तो अर्थशास्त्र है वो वस्तुओं का नहीं बल्कि चुनाव का अध्ययन करता है। आठवां पार्ट, मांग का नियम गिफन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। ये हमारा ऑप्शन है ये ट्रू है, क्योंकि जो गिफन वस्तुएं हैं वो मांग का नियम के अपवाद होती हैं। 9 का क्वेश्चन, दूध की मांग बेलोचदार होती है। द डिमांड फॉर मिल्क इज इन इलास्टिक, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स है। दूध की जो पूर्ति है वो बेलोचदार होती है, मांग दूध की है वो लोचदार होती है। 10 का है, 10 रुपए का नोट आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई इश्यूज ₹10 नोट। दैट इज वेरी ट्रू, ये कथन हमारा सही है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। इनकम टैक्स इज है डायरेक्ट टैक्स, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी है वो ट्रू है। आयकर है वो एक प्रत्यक्ष कर है, जीएसटी है एक अप्रत्यक्ष कर है।
आगे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल। जब सीमांत उत्पादन 0 होता है तब कुल उत्पादन अधिकतम होता है। When marginal production is 0, then total production is maximum। 13 सामान्य कीमत का निर्धारण डैश समय काल में होता है, तो इसका सही जवाब है हमारा दीर्घकाल। नॉर्मल प्राइस इज डिटरमाइंड इन लॉन्ग टाइम पीरियड। हमारे 3 समय पीरियड होते हैं, जो एक होता है हमारा अति अल्पकाल, उसमें जो कीमत होती है उसे बाजार कीमत बोला जाता है। एक होता है हमारा अल्पकाल, इसमें इसे बोला जाता है उप सामान्य कीमत। और एक होता है हमारा दीर्घकाल। दीर्घकाल में जो कीमत पाई जाती है उसे सामान्य कीमत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 14 का। चीनी के उत्पादन में डैश मध्यवर्ती उपभोग है, तो चीनी के उत्पादन में गन्ना एक मध्यवर्ती वस्तु होती है। डैश इज इंटरमीडिएट कंजप्शन इन शुगर प्रोडक्शन, सो करेक्ट आंसर इज शुगर केन। 15 का सवाल। मुद्रा बराबर है डैश जमा में मांग जमा, तो इसका सही जवाब है मुद्रा है वो करेंसी जमा मांग जमा होती है। 16 का क्वेश्चन, ये भी हमारा सेट ए में आया हुआ था, थोड़ा सा रूप बदल कर। प्राथमिक घाटा बराबर है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। प्राइमरी डेफिशिएट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिशिएट माइनस पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट। यहां से हमारे दो नंबर वाले सवाल शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीमांत अवसर लागत क्या होती है? व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ये जो सवाल है हमारा पीपीसी से जुड़ा हुआ सवाल है। सीमांत अवसर लागत क्या होती है? एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए हमने वाई वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग किया है उसे सीमांत अवसर लागत कहा जाता है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर है डेल्टा वाई, यानी कि वाई की उत्पादन में जितनी कमी बटे में डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स वस्तु के उत्पादन में जितनी वृद्धि हुई है। इसकी एक मान्यता भी होती है कि उत्पादन के साधन और जो तकनीक है वो स्थिर रहने चाहिए। तीसरा, बजट रेखा किसे कहते हैं? डिफाइन बजट लाइन। बजट रेखा वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जो एक उपभोक्ता दी गई बाजार कीमत पर खरीद सकता है। इसे कीमत रेखा भी कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो भाई एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय में से दो वस्तुओं की जितनी 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 मात्रा खरीद सकता है उस अधिकतम सीमा को ही बजट रेखा कहा जाता है। इसे हम इस तरीके से प्रकट करते हैं। तो ये है हमारी बजट लाइन। आगे बढ़ते हैं। 4 का पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जहां दो वस्तुएं मिलकर एक मांग की को पूरा करती हैं, अर्थात एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु है उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, वो यूजलेस होती है। उदाहरण के लिए कार और पेट्रोल, जूते और जुराब, या फिर कॉपी और पेन। तो ये जो वस्तुएं हैं ये पूरक वस्तुएं के उदाहरण हैं। सरल शब्दों में कहें तो पूरक वस्तुओं में क्या होता है? दोनों वस्तुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है। 5वां प्रश्न, अति अल्पकाल क्या होता है? व्हाट इज वेरी शॉर्ट पीरियड? तो समय की अवधि को हम पूर्ति की लोच के आधार पर बांटते हैं। तो अति अल्पकाल या जिसे बाजार काल के भी नाम से जाना जाता है, समय की वह अवधि होती है जिसमें पूर्ति को केवल वर्तमान स्टॉक तक ही बढ़ाया जा सकता है, अर्थात अगर मांग में ज्यादा वृद्धि हो रही तो उसके अनुपात में हम पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं। छठा है, जब मांग की अपेक्षा पूर्ति में अधिक वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
सचित्र वर्णन करें। इसको हमने ग्राफ की सहायता से समझाना है, तो पहले हम छोटे के लिए समझते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि मांग में जो वृद्धि हुई है वो 10% हुई है, जबकि पूर्ति में 20% वृद्धि हुई है, यानी कि पूर्ति में मांग की अपेक्षा ज्यादा वृद्धि हुई। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा संतुलन प्राइस है वो हमारा कम हो जाएगा। इसे हम निम्न ग्राफ की सहायता से समझा सकते हैं। ये हमारी आरंभिक मांग वक्र डी डी, और ये हमारा आरंभिक पूर्ति वक्र एस एस। ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जो कि हमारा संतुलन बिंदु है। तो हमारी संतुलन कीमत है वो ओ पी निर्धारित होगी, और संतुलन मात्रा है वो ओ क्यू निर्धारित होगी। अब सवाल है कि मांग की अपेक्षा पूर्ति में अधिक वृद्धि होती है, तो यानी कि हमने मांग में थोड़ी वृद्धि दिखानी और पूर्ति में ज्यादा वृद्धि दिखानी है। तो हमने ये डिमांड में वृद्धि कर दी, नया मांग वक्र आ गया हमारा D1 D1। इसी तरह पूर्ति में हम ज्यादा वृद्धि दिखाएंगे, तो ये पूर्ति वक्र आ गया हमारा S1 S1। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ E2 E1 बिंदु पर काटते हैं, तो ये हो गया हमारा नया संतुलन बिंदु, और जो हमारा प्राइस है वो घटकर OP1 हो जाएगा, परंतु संतुलन मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगी। तो ये है 6 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के M1 तथा M2 मापों में अंतर बताइए। तो जो हमारा मुद्रा का M1 मात्रक होता है उसमें होता है जनता के पास करेंसी जमा डिमांड डिपॉजिट, यानी कि मांग जमा जमा रिजर्व बैंक के पास अदर डिपॉजिट। जबकि जो M2 माप होता है उसमें M1 के सारे आइटम प्लस डाक खानों के पास जो बचत बैंक खाते हैं वो भी शामिल होते हैं, तो यानी कि पोस्टल डिपॉजिट। दूसरा अंतर हम ये लिख सकते हैं कि जो M1 है वो सबसे संकुचित धारणा होती है, और जबकि M2 M1 की तुलना में थोड़ी विस्तृत धारणा होती है, क्योंकि इसमें पोस्टल डिपॉजिट भी शामिल होते हैं। पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट? तो पूर्ण रोजगार से हमारा अभिप्राय शून्य बेरोजगारी नहीं होता। शून्य बेरोजगारी को हम पूर्ण रोजगार नहीं कहते, बल्कि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार से हमारा अभिप्राय उस स्थिति से है कि जो भी लोग काम करने के योग्य और इच्छुक हैं वर्तमान मजदूरी दर पर, कि जो भी लोग वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के योग्य और इच्छुक हैं उन सबको रोजगार मिल जाए, तो वह स्थिति कहलाएगी पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जा सकती हैं। एक होती है हमारी संघर्षात्मक मजदूरी, संघर्षात्मक बेरोजगारी, और दूसरी होती है हमारी संरचनात्मक बेरोजगारी। इन दोनों को मिलाकर बेरोजगारी की सामान्य दर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे 4 नंबर के सवाल हैं। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करो। एक्सप्लेन द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये कई कारक होते हैं। सबसे पहले तो वस्तु की प्रकृति, जो अनिवार्य वस्तु होती है उनकी जो लोच है वो कम होती है, जो विलासिता की होती है उनकी लोच बहुत अधिक होती है। इसके अलावा स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, जिन वस्तुओं के स्थानापन्न होते हैं उनकी लोच ज्यादा होती है, और जिनके स्थानापन्न नहीं होते उनकी मांग की लोच है वो कम होती है। इसके अलावा हम इसमें लिख सकते हैं विभिन्न उपयोग, जिस वस्तु के जितने ज्यादा उपयोग होंगे उसकी लोच उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। चौथा है उपभोक्ता की आय, जिन वस्तुओं की उपभोक्ता की आय बहुत ज्यादा या बहुत कम होती है तो उनकी लोच है वो कम लोचदार होती है, जबकि मध्यम वर्ग वाले उपभोक्ता जिन वस्तुओं की मांग करते हैं उनकी लोच बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा हम उपभोक्ता की आदत भी लिख सकते हैं, जिन वस्तुओं की उपभोक्ता की आदत पड़ जाए तो वो कम लोचदार हो जाती हैं। और सबसे मेन है समय अवधि। समय अवधि जितनी ज्यादा होगी मांग की लोच उतनी ही
बढ़ती जाएगी। 10 का सवाल है, कुल लागत और सीमांत लागत में संबंध बताइए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो इनमें संबंध है वो हम 2-3 पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि यदि हमें कुल लागत दे रखी है तो हम सीमांत लागत को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं TCN माइनस TCN-1 वाले सूत्र से। दूसरा, जब MC घट रही होती है तो जो टोटल कॉस्ट है वो घटती दर पर बढ़ती है। इसी तरह जब TC में वृद्धि बंद हो जाती है तो MC है वो न्यूनतम होती है। इसके अलावा जब TC बढ़ती दर पर बढ़ती है तो MC भी बढ़ती है। तो ये इनमें 2-3 हमारे संबंध है। 11 का है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की अवस्था में असामान्य लाभ कैसे कमा सकती है। रेखा चित्रों की सहायता से समझाइए। तो इसे हम रेखा चित्र की सहायता से समझा सकते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है तो यहाँ पर जो हमारा OP यही हमारी AR होता है, यही हमारा MR होता है और यही लाइन हमारी प्राइस लाइन होती है। हमने असामान्य लाभ को दर्शाना है तो हम मार्जिनल कॉस्ट को इससे नीचे से दिखाएंगे। ये हो गई हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट है वो इसके न्यूनतम बिंदु से गुजरेगा तो ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। संतुलन बिंदु कहाँ होता है, जहां MC इक्वल्स टू MR, ये हो गया हमारा संतुलन बिंदु P। तो हमारी संतुलन मात्रा है वो OQ निर्धारित होती है। इस बिंदु पर जो रेवेन्यू है वो OE है, जबकि जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट कर्व यहां पर काट रहा है इसी कर्व इसको, तो इसको हमने नाम दे दिया B। फर्म की कॉस्ट QB है, फर्म का कुल आगम QE है, तो फर्म को EB के बराबर असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो PAEB वाला जो क्षेत्र है ये हमारे असामान्य लाभ को प्रकट करता है। इसके बाद इसकी व्याख्या लिख देंगे हम। रेखा चित्र में OX अक्ष पर हमने मात्रा को दर्शाया है, OY पर हमने कीमत, लागत और आगम को दर्शाया है। तो इस तरीके से हम इसकी व्याख्या कर देंगे, जहां पर ये जो हमारा OP जो लाइन है यही हमारा AR और MR कर्व है। AC औसत लागत वक्र है, MC कर्व AC के न्यूनतम बिंदु से गुजरता हुआ MR कर्व को बिंदु E पर काटता जो कि फर्म का संतुलन बिंदु होता है। इस तरीके से हमने जैसे जैसे रेखा चित्र में स्टेप किए हैं वैसे वैसे हम इसमें लिख देंगे। एकाधिकार बाजार का उदय कैसे होता है? हाउ डज मोनोपोली मार्केट अराइज? क्वेश्चन 12 अच्छा क्वेश्चन है। एकाधिकार बाजार का उदय होता है एक सरकार द्वारा कोई विशेष लाइसेंस या परमिट देने से। सरकार किसी खास कंपनी को, किसी खास विभाग को वो लाइसेंस या परमिट दे देती है और ये अन्य के पास नहीं होता, तो इस वजह से एकाधिकार हो जाता है, जैसे कि कुछ समय पहले तक रेलवे। दूसरा है हमारा पेटेंट अधिकार। कोई कंपनी नया आविष्कार करती है तो उसका पेटेंट करवा लेती है, तो केवल वही वस्तु उस तकनीक का प्रयोग कर सकती है, तो इसे एकाधिकार का उदय होता है। इसके अलावा व्यापार कूट, जो व्यापार बाजार के जो 2-3 बड़े खिलाड़ी हैं वो आपस में मिलकर व्यापार गुट का निर्माण करके मोनोपोली का जो उदय है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक होता है हमारा प्राकृतिक एकाधिकार। कई बार उत्पादन के जो प्राकृतिक साधन होते हैं उन पर किसी एक विशेष देश का एकाधिकार अपने आप प्रकृति के अनुसार हो जाता है, जैसे तेल के कुओं पर अरब देशों का एकाधिकार है। ये थे हमारा एकाधिकार के उदय के कारण। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिक सवाल है, निम्न आंकड़ों से बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP मार्केट प्राइस और कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP फैक्टर कॉस्ट। तो हमारे आइटम है निवल आय, प्रत्यक्ष कर, अचल पूंजी का उपभोग, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, किराया, लाभ, ब्याज, रॉयल्टी, मजदूरी व वेतन, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान। इन
इन सारे पॉइंटों को देखने से ये स्पष्ट है कि ये हमारा आय विधि के सूत्र हैं। तो इसमें हमारा जो जीडीपी एमपी वो हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये है हमारा, यहाँ से जोड़ दो किराया जमा लाभ जमा ब्याज जमा रॉयल्टी जमा मजदूरी वेतन जमा सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान। तो इन सब को जोड़ने से हमें मिल जाएगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि आय विधि से हमें यही प्राप्त होता है, जबकि हमें चाहिए क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो नेट को ग्रोस में बदलना है तो हम इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, जो कि ये अचल पूंजी का उपभोग, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, इसको मार्केट प्राइस पर जाने के लिए इसमें हम प्लस एनआईटी निवल अप्रत्यक्ष कर को भी जोड़ देंगे। तो ये सारे आइटमों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 170 और 30, ये हो जाएंगे हमारे 260 करोड़। प्लस इसमें हम जोड़ेंगे 38 करोड़ और प्लस जोड़ेंगे हम इसमें 34 करोड़ डेप्रिसिएशन के, तो ये हो जाएंगे हमारा 332 करोड़ रुपए। दूसरा है कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये हमारा यहाँ पर आया था हमारा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट जो कि 332 था। ये हमारा कारक लागत पर भी है, घरेलू भी है, परंतु शुद्ध शुद्ध नहीं है, जबकि हमें क्या चाहिए सकल, जबकि ये आया क्या हुआ शुद्ध। तो इसमें हम केवल और केवल डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, तो जो कि है हमारा 34 करोड़। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 366 करोड़ रुपए आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय बताइए, राइट क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति के जो हमारे गुणात्मक उपकरण हैं ये हमारे कहलाते हैं, जैसे कि स्टॉक की राशनिंग, ये हमारे केंद्रीय बैंक वाले पार्ट में से भी हैं, और ये हमारे मौद्रिक नीति न्यून मांग और अधिक मांग वाले पॉइंट में, बस इनकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, पॉइंट सारे के सारे वही हैं। एक है हमारा ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, इसके अलावा नैतिक प्रभाव और प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक प्रभाव और प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये सब आरबीआई द्वारा उठाए गए गुणात्मक उपाय होते हैं। सरकारी बजट के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सरकारी बजट के सबसे मुख्य उद्देश्य तो है आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, संपत्ति का पुनः वितरण। इसके अलावा हम इसमें लिख सकते हैं साधनों का पुनर्वितरण या साधनों का पुनः बंटवारा। तीसरा और सबसे मेन कार्य है आर्थिक स्थिरता, जो अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्कर आते हैं उनके प्रभाव को न्यूनतम करना। और चौथा है हम इसमें लिख सकते हैं सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिकूल भुगतान शेष को सुधारने के उपाय लिखे, राइट मेजर्स टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो हमारा भुगतान संतुलन जो माइनस में गया हुआ है उसको सुधारने के उपाय बताइए। तो इसके कुछ एक उपाय हम लिख सकते हैं, आयातों को कम करना या आयातों को हतोत्साहित करना। दूसरा है निर्यातों को प्रोत्साहन देना, निर्यात करने से अर्थव्यवस्था में जो विदेशी मुद्रा है वो आएगी और इससे हमारा भुगतान शेष है वो सुधरेगा, यानी निर्यात को प्रोत्साहन देना। तीसरे बिंदु में हम लिख सकते हैं मुद्रा विस्फीति, यानी कि मुद्रा के रेट को कम करना। चौथा है मुद्रा का अवमूल्यन, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अवमूल्यन, यानी कि विदेशी मुद्रा की तुलना में हमारे देश की मुद्रा का मूल्य गिरा देना ही मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। ये कार्य है सरकार द्वारा
होता है। और इसमें पॉइंट हम लिख सकते हैं, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। सरकार को ऐसी भी नीतियां बनानी चाहिए ताकि विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे देश में आए, वहाँ यहाँ निवेश करे। इससे हमारा भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल से अनुकूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, हमारे 6 नंबर वाले सवाल शुरू होते हैं। मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं? इसे अनुपातिक या प्रतिशत विधि से कैसे मापते हैं? तो ये क्वेश्चन आसान है, हालांकि हम इसका थोड़ा सा आपको आउटलाइन में जरूर बता दूंगा कि भी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, उसकी मांग में जो परिवर्तन आया है उसे ही हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसकी अनुपातिक या प्रतिशत विधि से कैसे मापा जाता है? इसे मापा जाता है ईडी, इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका सूत्र होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। या इसका एक सूत्र और होता है ई डी इक्वल टू माइनस का निशान पी अपॉन में क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। ये हो गया हमारा सूत्र। इसको कैसे में आता है अब इसके बाद इसकी थोड़ी व्याख्या कर देंगे तो ये हमारा 6 नंबर का सवाल है वो हो जाएगा। इसके अथवा में है व्यापारिक बैंक क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। तो व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो दो काम करते हैं, एक तो आम जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उन्हें ऋण देते हैं। इसके प्रमुख कार्य, इनके कार्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारे प्राथमिक कार्य या इन्हें बोला जाता है मुख्य कार्य। मुख्य कार्य 2 होते हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। दूसरे होते हैं हमारे गौण कार्य। गौण कार्यों के अलावा ये इन गौण कार्यों में हम लिख सकते हैं एजेंट के रूप में सेवाएं। बैंक है एक एजेंट के रूप में तरह तरह की सेवाएं देते हैं, जैसे ट्रस्टी का काम करता है, ये ग्राहक के बारे में रिपोर्ट देता है, उन्हें शेयर खरीदने में सहायता देता है। इसके अलावा जो तीसरा होता है ये होते हैं हमारे सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। तो बैंक है सामान्य उपयोगिता की तरह तरह की सूचनाएं हैं, उपयोगिता है वो भी प्रदान करता है, जैसे लोकर की सुविधा देता है, तरह तरह के आंकड़े भी प्रकाशित करते हैं। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य। आगे बढ़ते हैं, एकाधिकार बाजार क्या है और इसकी विशेषता बताइए। एकाधिकार, व्हाट इज मोनोपोली मार्केट, एक्सप्लेन इज कैरेक्टरिस्टिक। मोनोपोली नाम से स्पष्ट है, जब व्यापार में केवल एक ही आदमी को माल बेचने का अधिकार हो वो कहलाता है एकाधिकार। यानी इसमें व्यापार, इस बाजार में जो विक्रेता है केवल एक होता है, यानी कि एक विक्रेता। दूसरा, इस बाजार में है कीमत विभेद पाया जाता है, यानी कि जो विक्रेता अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत बांट सकता है। तीसरा है इस व्यापार में, इस बाजार में आमतौर पर जो विक्रय लागत है वो नहीं पाई जाती। विक्रय लागत है वो बिल्कुल नहीं पाई जाती। इसका एकाधिकारी बाजार का जो सीमांत और औसत आगम वक्र है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो हमारा ये पॉइंट, इसके अलावा इसमें हम 2-4 पॉइंट बिंदु और भी लिख सकते हैं। आगे है इसमें जो, इसमें एक बिंदु और जो मुख्य बिंदु इसमें हम लिख सकते हैं, जो एकाधिकारी बाजार में जो फर्म है वही उद्योग होती है, क्योंकि बाजार में एक ही फर्म है तो इसलिए वही फर्म का व्यवहार करती है, वही उद्योग का व्यवहार करते हैं। और इसमें एक पॉइंट और काफी महत्वपूर्ण है कि फर्म है कीमत निर्धारक होती है। कीमत निर्धारक होती है, न कि कीमत स्वीकारक, यानी फर्म अपनी मर्जी से कीमत निर्धारित कर सकती है। अगला है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं का वर्णन करो। एक बाजार की विशेषता हमारे पेपर में आई जाती है, तो एकाधिकारी में जहां के किसी वस्तु के जो हमारे विक्रेता हैं वो काफी विक्रेता होते हैं, काफी मतलब 8-10, और इनका अपने अपने वस्तु पर एकाधिकार होता है, इसलिए ये बाजार पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी के बीच का स्थिति होती है, इसलिए ये हो गया हमारा एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। इसकी विशेषता अनेक क्रेता अनेक विक्रेता। दूसरा है फर्म, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इस बाजार की, इसमें विक्रय लागत बहुत ज्यादा होती है और इसमें वस्तु विभेद अवश्य पाया जाता है, यानी प्रत्येक उत्पादक की वस्तु दूसरे से भिन्न होती है, रंग, वजन, क्वालिटी, पैकिंग। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल है तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आय को मापने की
व्यय विधि का वर्णन कीजिए। जैसा हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय आय की मापने की 3 विधियों में से एक विधि हमारे पेपर में आती ही आती है। तो इस सेट में है वो एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम वस्तुओं पर किए जाने वाले, वस्तु और सेवाओं पर किए जाने वाले अंतिम व्यय को मापते हैं। तो इसका सूत्र होता है हमारा, सबसे पहला पॉइंट होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय जमा में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जमा में सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, यानी कि सकल पूंजी निर्माण। और इसमें जुड़ता है, प्लस होता है हमारा स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और इसमें एक चीज और जुड़ती है, एक होता है हमारा निवल निर्यात, यानी कि शुद्ध निर्यात। निवल निर्यात, तो निवल निर्यात होते हैं एक्सपोर्ट माइनस के इंपोर्ट। इन सारे सूत्रों से हमारा आ जाता है जीडीपी मार्केट प्राइस। इसमें से हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे एनडीपी मार्केट प्राइस, इसमें से एनआईटी घटा देंगे एनडीपी फैक्टर को, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, और उसमें हम यदि एनफिया जोड़ देंगे तो यह हमारा आ जाएगा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय विधि से इसके बाद ये 6 नंबर का सवाल है, तो इसमें कुछ एक हम सावधानियां भी लिखेंगे, जैसे कि केवल अंतिम उपभोग व्यय को शामिल करते हैं, जो हमारा मध्यवर्ती उपभोग होता है उसको शामिल नहीं करते। दूसरा, पुरानी वस्तु पर किए गए व्यय को शामिल नहीं करते। तो इस तरीके के इसके हम बिंदु लिख के सवाल को हम कर सकते हैं। आय विधि से राष्ट्रीय आय को मापने की संबंधित सावधानियों का वर्णन करें। तो इसमें कई सावधानियां रखते हैं, जैसे हस्तांतरण आय को शामिल नहीं करते, गैर कानूनी आय को जैसे जुआ सट्टा इत्यादि को शामिल नहीं करते, पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को शामिल नहीं करते, शेयर बॉन्ड से संबंधित आय को शामिल नहीं करते। इसके अलावा अचानक होने वाली आय, जैसे कि लॉटरी से हुई है, उसे हम शामिल नहीं करते। इसमें इसके अलावा इसमें कुछ एक सावधानियां और हैं कि जो स्वयं उपभोग की वस्तुएं होती हैं, स्वयं उपभोग की वस्तु, उनका मूल्य शामिल किया जाना चाहिए। उन सेवाओं, सिर्फ इसमें वस्तुओं को शामिल करते हैं, सेवाओं के अंतिम मूल्य को शामिल नहीं करते। एक छोटा सा पॉइंट और है इसमें कि जो जिन मकान मालिकों में मालिक स्वयं रहता है, तो स्वयं के मकान का किराया, आरोपित किराया यानी अनुमानित किराया है, वो भी शामिल किया जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 के फाइनल एग्जाम सेट बी का सॉल्यूशन। आशा है आपको ये सब आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपकी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।